क्या होता है जब एक पूरी दुनिया, एक पूरी संस्कृति आपकी आंखों के सामने बिखर जाती है? आज हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे चिनुआ अचेबे के मास्टरपीस थिंग्स फॉल अपार्ट के जरिए। ये कहानी है एक गौरवशाली योद्धा की, एक जीवन समाज की और उस टक्कर की जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कवि W.B. येट्स का ये कोट सिर्फ नॉवल का टाइटल नहीं है, ये इसकी आत्मा है। इस पूरे एक्सप्लेनर में बस एक सवाल अपने दिमाग में रखिएगा। आखिर इस दुनिया का सेंटर यानी इसका केंद्र क्या था जिसने सब कुछ जोड़कर रखा था? और सबसे जरूरी, ये बिखर क्यों गया? इस बात को समझ गए तो आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। हम पहले देखेंगे कि ये नॉवल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हम उस दुनिया में चलेंगे जैसी वो पहले थी। फिर हम मिलेंगे इसके हीरो ओकोंको से, देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग संस्कृतियां टकराती हैं, और आखिर में उस शक्तिशाली मैसेज को समझेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आपका पूरा इतिहास, आपकी पूरी कल्चर कोई बाहर का इंसान लिख रहा है जो आपको पिछड़ा या जंगली समझता है। यही वो नैरेटिव था जिसके खिलाफ चिनुआ अचेबे खड़े हुए थे। 1958 में पब्लिश हुई ये नॉवेल ठीक उस समय जब नाइजीरिया आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, एक शक्तिशाली जवाब था। ये पहली बार अंदर से अपनों की कहानी बताने का एक मौका था। और यहीं पर ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवल का कॉन्सेप्ट आता है। थिंग्स फॉल अपार्ट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये कहानी गोरों के आने से शुरू नहीं होती। अचेबे ने जानबूझकर किताब का पूरा पहला हिस्सा हमें इग्बो लोगों की दुनिया में डुबोने के लिए इस्तेमाल किया। उनके आने से पहले की दुनिया। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि क्या छीना गया था, ना कि क्या सभ्य बनाया गया। तो आखिर टूटने से पहले ये दुनिया थी कैसी? आइए चलते हैं ओमुफिया, 19वीं सदी के आखिर में नाइजीरिया के 9 गांवों का एक क्लैन। और एक बात साफ कर दूं, अचेबे यहाँ कोई परफेक्ट दुनिया नहीं दिखा रहे हैं। वो हमें एक असली कॉम्प्लेक्स समाज दिखा रहे हैं, वही नाजुक धागा जिसे अभी तोड़ा जाने वाला है। जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये कोई साधारण समाज बिल्कुल नहीं था। उनके पास एक पूरा लीगल सिस्टम था जिसमें नकाबपोश इग्वुगु थे जो जज का काम करते थे। उनकी एक गहरी आध्यात्मिक दुनिया थी जिसका केंद्र उनके सर्वोच्च देवता चुक्कू थे। यहाँ स्टेटस आपको पैदा होने से नहीं बल्कि आपकी मेहनत और उपलब्धियों से मिलता था। और उनकी संस्कृति में कहावतों का इतना महत्व था कि उन्हें शब्दों को खाने का तेल कहा जाता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसका सेंटर बहुत मजबूत था। और दुनिया के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है एक आदमी, ओकोंको। वो एक महान पहलवान है, एक वीर योद्धा है, और एक ऐसा आदमी है जो अपने लोगों के आदर्शों का जीता जागता प्रतीक है। लेकिन वो एक क्लासिक ट्रैजिक हीरो भी है, मतलब एक महान आदमी जिसकी महानता में ही उसके विनाश के बीच छुपे हैं। ओकोंको को समझने के लिए आपको उस इंसान को समझना होगा जो वो कभी नहीं बनना चाहता था, उसके पिता उनोका। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनोका वो सब कुछ था जिससे ओकोंको नफरत करता था। नर्मदिल, आलसी, कर्ज में डूबा हुआ, संगीत का प्रेमी, युद्ध का नहीं। ओकोंको की पूरी जिंदगी उस विरासत से दूर भागने की एक कोशिश है। उस पर सिर्फ एक डर हावी है, कमजोर समझे जाने का। और यही डर उसकी ट्रैजिक फ्लॉ बन जाता है। ये उसके लिए मर्दानगी के मतलब को ही बिगाड़ देता है। ओकोंको के लिए मर्दानगी का मतलब ताकत नहीं, अग्रेशन है, गुस्सा है। हर नर्म एहसास जैसे दया या प्यार उसके लिए कमजोरी है। और मर्दानगी की यही कठोर परिभाषा आखिर में उसके बर्बादी का कारण बनेगी। और हम देखते हैं कि ये कमी उसे कैसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। वो ईके में फुना नाम के एक लड़के को अपने पास रखता है और उससे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन जब देवता उस लड़के की बलि का आदेश देते हैं तो ओकोंको कमजोर दिखने से इतना डरता है कि वो खुद उस पर आखिरी घातक वार करता है। ये एक काम उसके परिवार को तोड़ देता है और उसके अपने बेटे नोइयो को उससे हमेशा के लिए दूर कर देता है। फिर किस्मत का खेल देखिए, एक अंतिम संस्कार में उसकी बंदूक गलती से चल जाती है और एक आदमी की मौत हो जाती है। इस औरतों वाले अपराध की सजा, महान ओकोंको को 7 साल के लिए देश से निकाल दिया जाता है। और ठीक तभी जब ओकोंको दौर अपनी सजा काट रहा होता है, उसके पीछे छोड़ी हुई दुनिया बिखरना शुरू हो जाती है। पहले सफ़ेद मिशनरी उस इलाके में आते हैं, एक फौज के साथ नहीं बल्कि एक नए विश्वास और दुनिया को देखने के एक नए नज़रिए के साथ। यहीं अंत की शुरुआत है। यहाँ 2 दुनियाएं टकराती हैं। लेकिन ये नया धर्म अपनी जड़ें कैसे जमाता है? शुरू में ताकत से नहीं, ये अपनी शक्ति इग्बो समाज में पहले से मौजूद दरारों से हासिल करता है।
ये उन लोगों को अपनाता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था, उन माँओं को जिनके जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया गया था, और ओकोनुओ के बेटे नोये जैसे नर्म दिल वालों को जो क्लैन की कठोर परंपराओं से परेशान थे। उनके लिए ईसाई धर्म। उमकोंको का समझदार दोस्त ओबिएरिका इसे सबसे बेहतर तरीके से कहता है। उसने उन चीज़ों पर चाकू चला दिया है जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा था, और हम बिखर गए हैं। बस यही इस ट्रेजेडी का सार है। नया धर्म सिर्फ एक और भगवान नहीं था, ये एक ऐसी छुरी थी जिसने रिश्तेदारी, परंपरा और विश्वास की गहरी जड़ों को काट दिया। वही सेंटर जिसने उनकी दुनिया को थाम रखा था। और ये स्लाइड हमें इस सांस्कृतिक खींचातानी के मुख्य किरदारों को दिखाती है। एक तरफ है नोए, जो बदलाव की तरफ खिंची युवा पीढ़ी है। दूसरी तरफ ओबिएरिका, जो परंपरा की समझदार आवाज है। और ख़ास तौर पर कॉलोनियलिज्म के दो चेहरों पर ध्यान दें। पहले मिशनरी मिस्टर ब्राउन, जो समझौता करना चाहते हैं, और उनके बाद आए रेवरेंड स्मिथ, एक कट्टरपंथी जो आग में घी डालने का काम करते हैं। आखिरकार 7 लंबे सालों के बाद ओकोंको लौटता है, एक नेता के रूप में अपनी जगह वापस पाने के लिए तैयार। लेकिन जिस उमुफिया में वो लौटता है वो नहीं है जिसे वो छोड़कर गया था। केंद्र पहले ही कमज़ोर हो चुका है। सफ़ेद आदमी के चर्च के साथ अब एक सरकार और एक अदालत भी है, और उसके लोगों की विद्रोह की भावना जैसे कहीं गायब हो गई है। और ये सब हमें ले जाता है कहानी के एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स पर। क्लैन आखिरी हताश मीटिंग के लिए इकट्ठा होता है। ओकोंको का दिल जोश से भर जाता है। उसे लगता है यही युद्ध का समय है। जब कॉलोनाइजर्स के संदेशवाहक उन्हें रोकने आते हैं, ओकोंको आगे बढ़ता है। गुस्से में वो अपनी तलवार निकालता है और उनके नेता का सर काट देता है। वो हाफते हुए वहां खड़ा रहता है, अपनी लोगों की दहाड़ का इंतजार करते हुए, लेकिन उससे मिलती है सिर्फ खामोशी। पूरा क्लैन बिखर जाता है। उस कान फाड़ देने वाली खामोशी में ओकोंको को सच दिख जाता है। वो उमुफिया जिसके लिए वो लड़ा, वो योद्धाओं का क्लैन, अब खत्म हो चुका है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, उसकी दुनिया जा चुकी है। और इसलिए वो आदमी जो पूरी जिंदगी कमजोरी से डरता रहा, अपनी संस्कृति का सबसे बड़ा पाप करता है। वो खुद को फांसी लगा लेता है। एक ऐसा शर्मनाक काम कि उसके अपने लोग भी उसके शरीर को हाथ नहीं लगा सकते। और यहाँ अचेबे आखिरी दिल तोड़ देने वाला वार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो कॉलोनियल पावर का चेहरा है, वहां पहुंचता है। वो ओकोंको की लाश को एक ट्रेजेडी के रूप में नहीं बल्कि एक परेशानी के रूप में देखता है, और अपने दिमाग में वो इस महान, जटिल और दुखद जीवन को, वो पूरी कहानी जिसे हमने अभी देखा, अपनी किताब में बस एक छोटा सा अनादरपूर्ण पैराग्राफ बना देता है। एक ऐसी किताब जिसका नाम वो द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर रखने की सोच रहा है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये नॉवल हमें कल्चर, आइडेंटिटी और जबरदस्ती थोपे गए बदलाव के विनाशकारी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आइए इसके मुख्य थीम्स को समझें। देखिए, जब हम इसकी तह में जाते हैं तो हमें कुछ खास थीम्स दिखती हैं। सबसे पहले ये परंपरा बनाम बदलाव की एक क्लासिक कहानी है, लेकिन ये इस बात का भी गहरा विश्लेषण है कि कैसे डर पर आधारित एक जहरीली मर्दानगी एक इंसान को अंदर से ही खत्म कर सकती है। और इस सबके नीचे अचेबे का शक्तिशाली तर्क है उस संस्कृति की असली जटिलता के बारे में जिसे दुनिया ने पिछड़ा कहकर मिटा दिया। ये हमें आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। आखिर में इस नॉवल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? क्या ये सिर्फ ओकोंको के बारे में है, एक ऐसे आदमी के बारे में जो बदल नहीं सका, या ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? असली ट्रेजेडी ये है कि कैसे ओकोंको की पर्सनल कहानी उसके पूरे समाज के अंजाम का आईना बन जाती है। उसका आंतरिक पतन उसकी दुनिया के बाहरी पतन को दर्शाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बार ये कहानी कॉलोनाइजर द्वारा नहीं बल्कि अंदर से उन्हीं में से एक के द्वारा बताई गई थी। यही चीज़ इस नॉवल को एक अमर रचना बनाती है। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।